हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं इस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सी सरकारों की जिम्मेदारी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन सरकार की जिम्मेदारी है? तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अवसाद के रूप में। ऑप्शन डी अवसाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का पिता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को। ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है हरित क्रांति का पिता। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 से हुई। 1966-67 से हुई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? मतलब भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है? तो ये किसका है? तो ये दाल का। ऑप्शन सी, भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? तो तेल के दामों को कौन निश्चित करता है? तो ये तेल कंपनियां करती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय में डबल गणना का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? कौन है राष्ट्रीय आय में डबल गणना का सबसे उपयुक्त उदाहरण? तो इसमें से है कपास उत्पादन और सूती कपड़े उत्पादन। ऑप्शन बी, कपास उत्पादन और सूती कपड़े उत्पादन जो है भारत में राष्ट्रीय आय में डबल गणना का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये चली 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसी में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की गरीबी का निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं बताया? तो इनमें से क्या कारण नहीं बताया था? तो ये बताएं जनसंख्या वृद्धि। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी का जनसंख्या वृद्धि के बारे में नहीं बताया था। ये पुस्तक जो है 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने भारतीयों की गरीबी के कारण बताएं जिसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं है, मतलब जनसंख्या वृद्धि के बारे में नहीं बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? तो यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2000 में। ऑप्शन ए दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई। ये अंत्योदय अन्न योजना है क्या? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय योजना अन्न पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना को शुरू किया गया दिसंबर 2000 में, और इस योजना के तहत जो है इसमें गरीब परिवारों को रियायती दरों पर, यानी कि 2 रुपया पर केजी गेहूँ मिलता है, 2 रुपया पर केजी गेहूँ और 3 रुपया पर केजी चावल। 3 रुपये पर केजी चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2000 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं रही? तो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं रही? तो ये 4 वार्षिक योजनाएं रही। तो इनमें से 4 में कौन कब है? पहली वार्षिक योजनाएं आई 1966-67 में, 66-67 में पहला ये आया पहली बार। और दूसरा कब आया? तो दूसरा आया 1967-68 में, 1967-68 में। और तीसरा कब आया? तृतीय वार्षिक योजनाएं आई 1968-69 में, 1968-69 में। और चौथा वार्षिक योजनाएं कब आई? 1991-92 में, 91-92 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे निम्नलिखित में से क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, निम्नलिखित में से क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? तो ये है मियादी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो या रिजर्व रेपो की नीलामी किस दर पर करती है? तो ये किस दर पर करती है? तो ये निश्चित दर और परिवर्तनीय दर दोनों दर पर करती है। तो इसका आंसर होगा सी, निश्चित और परिवर्तनीय दर दोनों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्या गडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो गडगिल फार्मूला जो है विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रों द्वारा राज्य को सहायता का हस्तांतरण पे संबंधित है। गडगिल फार्मूला जो है विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्यों का सहायता का हस्तांतरण से संबंधित है। और गडगिल फार्मूला जो है 1969 में दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1969 में। और किसने दिया था ये? तो ये दिया था धनंजय रामचंद्र ने। धनंजय रामचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 है ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व की किस
क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मतलब ब्याज, रसीदें और लाभ जो है सरकार के राजस्व की किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं गैर कर राजस्व। ऑप्शन बी, गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। गैर कर आय जो है, गैर कर आय सरकार की वह आय होती है जो करों में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंध प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? तो कौन सा ये मानक पर्यावरण है? तो ये है ISO 14,000, ISO 14,000। ऑप्शन बी ISO 14,000। और इसी में ISO 9,000 जो है ये लागू किया गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। गुणवत्ता प्रबंधन। और क्या है ISO 14,000? तो ये तो है ही पर्यावरण प्रबंधन के लिए, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। और फिर इसमें है 9,000 हो गया। इसमें एक और है ISO 4217। इसको लागू किया जाता है मुद्रा कोड में। तो इसमें फिलहाल क्वेश्चन में क्या है? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है। तो ये है ISO 14,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय रिजर्व बैंक को देश के विदेशी बैलेंस के संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को देश का विदेशी बैलेंस का संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्योंकि RBI नोट जारी के खिलाफ रिजर्व के रूप में सोने और विदेशी मुद्रा दोनों को बनाए रखता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि RBI नोट जारी के खिलाफ रिजर्व के रूप में सोने और विदेशी मुद्रा दोनों को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा क्या है? तो राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा है उधार रहित कुल आय पर कुल व्यय की अधिकता। ऑप्शन बी, उधार रहित कुल आय पर कुल व्यय की अधिकता है राजकोषीय की सही परिभाषा, राजकोषीय घाटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्या 20 है? 20 तो हो ही गया ना। एक सेकेंड। सॉरी दोस्तों, 19 और 20 दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया है। तो इसमें राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा क्या है? तो ये यही है, उधार रहित कुल आय पर कुल व्यय की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में कौन सी जगह नोट छपाई की है? नोट छपाई की है किस जगह पर? तो ये नासिक में होता है, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं है? गरीबी का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण नहीं है? तो ये है असमान आय। ऑप्शन ए, असमान आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कहां पर खाता खुलवाना होगा? तो महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ग्रामीण डाकघर में खाता खुलवाना होगा। ऑप्शन बी, ग्रामीण डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सी कमेटी मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है विजय केलकर कमेटी। ऑप्शन सी, विजय केलकर कमेटी जो है मानक कटौती के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है? तो कौन करता है तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था? तो ये करता है RBI। ऑप्शन सी, RBI।
तत्काल सकल निपटान प्रणाली की अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी। तत्काल सकल निपटान प्रणाली जो है अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी। तो इसकी देखभाल जो है आरबीआई द्वारा की जाती है। इसकी देखभाल आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स